नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में हमारी पहली खबर, इजराइल का सीरिया की राजधानी दमिश्क पर बड़ा हमला रहेगी। अभी ईरान के साथ हुई जंग की आग ठंडी नहीं पड़ी। इजराइल ने युद्ध का एक नया मोर्चा खोलकर दुनिया को हैरान कर दिया है। सीरिया में इजराइल ने ऐसी भीषण बमबारी की जिसकी तस्वीरें देखकर आपका कलेजा कांप उठेगा। इजराइल की बमबारी में सीरिया का सेना मुख्यालय मिनटों नहीं सेकंड्स में जमींदोज होता दिखा और धमाके से आसपास की कई इमारतें हिल गई। लेकिन सवाल ये कि इजराइल ने सीरिया पर यह हमला किया क्यों? तो इसका जवाब हम आपको आगे विस्तार से देंगे। इसके बाद हमारी दूसरी खबर देश में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार को लेकर है। इस कार्यक्रम में हरियाणा के शहरों को भी अवार्ड मिला। इस कार्यक्रम में हरियाणा के करनाल से सांसद और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शामिल हुए और स्वच्छता को लेकर अपने विचार साझा किए। इसके बाद हमारी तीसरी खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या कर दी गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में पिछले 10 दिनों में 28 हत्याएं हो चुकी है। जाहिर है बेलगाम होते अपराध पर सवाल उठेंगे और इसके लिए शासन और प्रशासन दोनों जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बढ़ता अपराध किसी राजनीतिक साजिश की ओर इशारा तो नहीं कर रहा। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस बिहार के मुख्यमंत्री की पहचान सुशासन बाबू के रूप में होती है और आरजेडी के कुशासन की याद दिलाकर नीतीश कुमार करीब 20 साल से सत्ता में हैं, आज उसी सुशासन पर सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद हमारी अगली खबर एनसीईआरटी की किताब में बदलाव को लेकर है। अब तक बच्चों को इतिहास में किताब में ये पढ़ाया जाता था कि अकबर, बाबर और औरंगजेब महान थे, लेकिन अब इतिहास के इन नई किताबों में इन मुगल शासकों को आक्रांता और हिंदू विरोधी बताया गया। यानी संदेश साफ है कि भारत अब इन विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन कतई नहीं करेगा। इसके बारे में विस्तार से आपको आगे बताएंगे। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड मौलाना छांगूर को लेकर भी हमारी खबर रहेगी, जिस पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और यूपी से लेकर मुंबई तक छांगूर से जुड़े 14 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस बारे में पूरी आपको जानकारी देंगे क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। धर्मांतरण के साथ साथ और भी इसके तार विदेशों तक, आईएसआई तक के साथ जुड़े हुए हैं। अगली खबर रहेगी अमरनाथ यात्रा को लेकर, जहां भीषण लैंडस्लाइड हुआ जिसमें एक महिला श्रद्धालु की मौत की खबर भी सामने आई है। तो चलिए शुरू करेंगे बिग न्यूज बिग शो का सफर और दिखाएंगे आपको ये तमाम खबरें। बिग न्यूज की शुरुआत सीरिया पर इजराइल के हमले की खबर के साथ करेंगे। अभी ईरान इजराइल जंग की आग ठंडी नहीं पड़ी कि इजराइल ने एक नया मोर्चा खोलकर रख दिया है और दुनिया को हैरान कर दिया है। इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में सैन्य मुख्यालय पर बड़ा हमला किया। इजराइल का यह हमला इतना भीषण था कि सैन्य मुख्यालय के आसपास की सभी इमारतें हिल गई। इजराइल का सीरिया पर बड़ा हमला। दमिश्क में सैन्य मुख्यालय पर भीषण बमबारी। जमींदोज बिल्डिंग, आसमान में धुएं का गुब्बारा। ईरान के बाद सीरिया बना टारगेट। अभी ईरान के साथ इजराइल के जंग ठीक से समाप्त भी नहीं हुआ था कि इजराइल ने अपने नए मिशन की शुरुआत कर दी है। इससे मिडिल ईस्ट के देशों में हड़कंप मच गया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर इजराइल की भीषण बमबारी हुई है। इजराइल के इस हमले में सीरिया के सेना मुख्यालय जमींदोज हो गया और पूरा आसमान धुएं के गुब्बार से भर गया। आसपास की सभी इमारतें थर्रा उठी। इजराइल के इस हमले के दौरान पास की एक बिल्डिंग में टीवी चैनल की एंकर एंकरिंग कर रही थी,
लेकिन धमाका इतना जोरदार था कि पूरी इमारत हिल गई और महिला एंकर भागने को मजबूर होती दिखी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, महिला न्यूज एंकर स्टूडियो में एंकरिंग कर रही है। तभी पीछे की बिल्डिंग में एक के बाद एक कई धमाके होते हैं। इसके बाद एंकर स्टूडियो छोड़कर भागती दिखती है। इस वीडियो को इजराइल के रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है, दमिश्क स्थित सीरिया के सैन्य मुख्यालय के एंट्री गेट को निशाना बनाया गया है। इजराइल की ओर से इस कार्रवाई सीरिया सेना को सुवेदा से पीछे हटने की चेतावनी के बाद की गई है। अब हमारी चेतावनी खत्म हो चुकी है। अब दमिश्क में दर्दनाक हमले करेंगे। इजराइल को लेकर दुनिया इस बात को जानती है कि इजराइल की सेना जो कहती है वो करती है, और एक बार फिर यही देखने को मिला है। खबर है कि इजराइल की सेना सीरिया पर लगातार बम बरसा रही है। इजराइल के इस हमले में सीरिया को भारी नुकसान पहुंचा है और हालात इतने बिगड़ते दिख रहे हैं कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू अपने तमाम सहयोगियों के साथ बैठकों में व्यस्त हैं और इसके संकेत साफ हैं कि इजराइल और सीरिया के बीच जंग फिलहाल समाप्त नहीं होगी। लेकिन यहाँ सवाल ये कि इजराइल और सीरिया के बीच विवाद क्या है? क्यों इजराइल के पीएम नेतन्याहू सीरिया को लेकर गुस्से से लाल हैं? तो आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सीरिया के स्वेदा में सैनिक और ड्रूज समुदाय के बीच झड़प हो रही थी। कुछ दिनों पहले इस झड़प में ड्रूज समुदाय के 30 से लोग ज्यादा मारे गए थे, जिसके बाद इजराइल ने सीरिया सरकार को चेताया था कि ऐसे हमले बंद होने चाहिए और ड्रूज समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन सीरिया ने इजराइल की इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लिहाजा इजराइल ने सीरिया पर हमले कर दहला दिया है। हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका मकसद ड्रूज समुदाय की रक्षा करना है, क्योंकि इजराइल और इजरायली कब्जे वाले गोलान हाइट्स में ड्रूज लोगों से उनके अच्छे रिश्ते हैं। अब सवाल उठता है कि ड्रूज कौन है जिसके लिए इजराइल ने सीरिया पर हमला किया है? तो बता दें कि सीरिया में ड्रूज समुदाय की आबादी 3% यानी करीब 8 लाख है। इसके अलावा करीब 2 लाख लोग इजराइल, जॉर्डन और लेबनान में रहते हैं। ड्रूज समुदाय इस्लाम और यहूदी दोनों धर्म को नहीं मानता है। ड्रूज समुदाय का अपना धर्म है जो कि हिंदू और बौद्ध धर्म से मिलता है, लेकिन इजराइल का कहना है कि ड्रूज समुदाय की बड़ी आबादी इजराइल में रहती है और इसलिए उनकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब खबर स्वच्छ भारत अभियान को लेकर। केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का ऐलान कर दिया और इस बार भी इंदौर शहर अव्वल साबित हुआ है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सुपर स्वच्छ लीग सिटी कैटेगरी में इंदौर को एक बार फिर से पहला स्थान मिला है, तो वहीं 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में नोएडा को पहला स्थान मिला। स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ साफ सफाई का ही प्रोग्राम है, इतना भर नहीं है। इसका दायरा व्यापक रूप से बढ़ रहा है। अब स्वच्छता संपन्नता का नया रास्ता बन रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को लेकर सालों पहले जो अलख जगाई थी, उसके बेहतर परिणाम अब सभी के सामने हैं। केंद्र सरकार ने साल 2024-25 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड की घोषणा कर दी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में इंदौर को 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है। इंदौर को यह अवार्ड 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की सुपर स्वच्छ लीग सिटी कैटेगरी में मिला है। इसके बाद दूसरा स्थान सूरत को मिला है, तीसरा स्थान नवी मुंबई को और चौथा स्थान विजयवाड़ा को। इसी तरह 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में पहला स्थान नोएडा को मिला, दूसरा स्थान चंडीगढ़ और तीसरा मैसूर को। चौथा स्थान उज्जैन, 5वां स्थान गांधीनगर, छठा स्थान गुंटूर। 50,000 से 3 लाख जनसंख्या वाले शहरों में पहला स्थान न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल, दूसरा स्थान तिरुपति को, तीसरा स्थान अंबिकापुर और चौथा स्थान लोनावला को। 20,000 से 50,000 जनसंख्या वाले शहरों में पहला स्थान वीटा को मिला, दूसरा स्थान सावड़ को, तीसरा स्थान देवलाली प्रवरा को, चौथा स्थान डूंगरपुर।
वहीं 10 लाख से अधिक जनसंख्या में स्वच्छ शहर पुरस्कार पहला स्थान अहमदाबाद को, दूसरा स्थान भोपाल को और तीसरे स्थान पर लखनऊ है। इसी तरह 20,000 से कम जनसंख्या में पहला स्थान पंचगनी को, दूसरा स्थान पाटन को, तीसरा स्थान पनहाला को, चौथा स्थान बिशामपुर को और पांचवा स्थान बुदनी को मिला। स्वच्छ शहर पुरस्कार 2024-25 में 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या में पहला स्थान मीरा भयंदर, दूसरा स्थान बिलासपुर, तीसरा स्थान जमशेदपुर। 50,000 से 3 लाख जनसंख्या पहला स्थान देवास, दूसरा स्थान करहद और तीसरे स्थान पर करनाल है। 20,000 से 50,000 जनसंख्या पहला स्थान पणजी, दूसरा स्थान अस्का और तीसरा स्थान कुम्हारी। 20,000 से कम जनसंख्या बिल्हा, चिकिती और तीसरा स्थान शाहगंज। सफाई मित्र सुरक्षित शहर अवार्ड पहला स्थान उसमें आता है विशाखापट्टनम, दूसरा स्थान पर जबलपुर और तीसरा स्थान पर गोरखपुर है। कंटेनमेंट बोर्ड अवार्ड पहले स्थान पर सिकंदराबाद कैंट और दूसरे स्थान पर क्लीनेस्ट गंगा टाउन, तीसरे स्थान पर प्रयागराज। स्वच्छता के क्षेत्र में अवार्ड को लेकर आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहीं और अपने संबोधन में उन्होंने देश के सभी शहरों से स्वच्छता पर जोर देने की अपील की। हमारे शहरों द्वारा स्वच्छता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का आकलन करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण एक सफल प्रयोग सिद्ध हुआ है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि वर्ष 2024 के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण का आयोजन किया गया है। इस सर्वेक्षण में विभिन्न हितधारकों, राज्य सरकारों, शहरी निकायों तथा लगभग 14 करोड़ देशवासियों की भागीदारी सुनिश्चित की है। निष्पक्ष सर्वेक्षण द्वारा आकलन के आधार पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले सभी निकायों का पुरस्कार हेतु चयन किया गया है। इन सभी प्रयासों के लिए मैं केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी और उनकी पूरी टीम की बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ। इस राष्ट्रीय अभियान में राज्य सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ साझेदारी की है। मैं राज्य सरकारों के स्वच्छता प्रतिनिधियों की भी सराहना करती हूँ। स्वच्छता के क्षेत्र में कार्यरत सभी संस्थानों और संगठनों के प्रतिनिधियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। ये समारोह स्वच्छता के जन आंदोलन का एक अनुष्ठान है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी ने स्वच्छता को लेकर देश भर में अलख जगाई है। आज पूरे देश में स्वच्छता के प्रति एक अलग जगी है और इस अलख को जगाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मुझे आज वो दिन याद आता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से खड़े होकर देश को स्वच्छ बनाने का आह्वान किया था और आज़ादी के बाद ये पहला अवसर था जब किसी प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के विषय को लेकर लाल किले से ये विषय उठाया था। इसमें दो बातें थी। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने इस बात को रखा कि स्वच्छता उस मायने में हमारे स्वभाव और आचरण में नहीं है जैसी होनी चाहिए। देश में इस पर काम करने की बहुत जरूरत है। और दूसरा, यह देश को साफ रखने, साफ करने की चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। हम अपने देश को साफ और स्वच्छ बनाएंगे। उसका परिणाम है कि पूरे देश ने मिलकर स्वच्छता को अपना मिशन बना लिया और जो काम आजादी के 70 साल में नहीं हो पाया था उस काम को करके दिखाया है। बता दें कि हरियाणा के करनाल को स्वच्छ शहर की कैटेगरी में तीसरा स्थान मिला है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल यहीं से सांसद चुनकर आए हैं। वहीं एक अन्य कैटेगरी में सोनीपत को अवार्ड मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
अब खबर बिहार के पटना से, जहां बेलगाम अपराध के बाद अब अधिकारी भी बेलगाम हो चुके हैं और अपराध की घटना पर ऐसे शर्मनाक बयान दे रहे हैं जिसे सुनकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे और सोचने पर ये मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये वही बिहार है जहां महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। अस्पताल में घुसकर गोली मारी जा रही है। ये बिहार में हो क्या रहा है तो कोई सुरक्षित नहीं रहा। पटना से महज 115 किलोमीटर की दूरी पर बोध गया है, जहां महात्मा बुद्ध को मिले ज्ञान का अनुसरण आज भी दुनिया करती है। लेकिन न जाने बिहार के अधिकारियों को क्या हो गया है जो बढ़ते अपराध पर ऐसे ऐसे ज्ञान दे रहे हैं जिसे सुनकर अमेरिकी की FBI, इजराइल की मोसाद और भारत की रॉ जैसी एजेंसियों के भी दिमाग चकरा गए। हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स, कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। तो सुना आपने बिहार में बढ़ते अपराध पर ADG साहब का ज्ञान, जिसे सुनकर बिहार ही नहीं दुनिया की तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस सोच में पड़ गई होंगी, क्राइम पर इतनी बड़ी शोध उन तक पहले क्यों नहीं पहुंची थी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बिहार में अपराध बेलगाम हो चुका है। अभी एक केस सुलझता नहीं है कि दूसरी घटना सामने आ जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 10 दिनों में 28 हत्या के मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन जब इस पर ADG साहब से सवाल पूछा गया तो हैरान करने वाला ज्ञान सामने आया, जिसके बचाव में अब सरकार को उतरना पड़ा है। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी व्यक्ति है, किसी की भी हत्या का अधिकार किसी को नहीं मिला है। और अस्पताल के अंदर जब उसकी सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था है, फिर इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। सरकार संकल्पित है, बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे, अपराधी को पकड़ के लाएंगे, जो भाषा समझेगा वो भाषा समझाएंगे। इसलिए बिहार सरकार पूरी सख्ती से अपराधियों पर नजर रख रही है। बिहार में बढ़ते अपराध पर विपक्ष हमलावर है और सरकार से सवाल पूछ रही है कि अपराधियों का इतना मनोबल कैसे बढ़ा है। अब तो बिहार में गुंडा राज कायम हो गया, अपराधियों को कोई भय नहीं रहा पुलिस प्रशासन का। जब सत्ता संरक्षित अपराध, इसी को कहते हैं कि अपराधियों का किस तरह मनोबल बढ़ा हुआ है। तेजस्वी यादव जी लगातार सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सरकार बिहार की चुप है, कानों में जूं नहीं रेंग रहा है। लोग अब इतना मनोबल अपराधियों का देखिए कि पटना में जहां से सरकार जहां बैठी है, जहां पुलिस मुख्यालय है, वहां से 500 मीटर भी दूर नहीं होगा, 100 मीटर की दूरी पर अस्पताल, इतने बड़े अस्पताल में घुसकर गोली मारी जा रही है। ये बिहार में हो क्या रहा है, अब तो कोई सुरक्षित नहीं रहा। बता दें कि पटना के एक निजी अस्पताल में घुसकर अपराधियों ने गैंगस्टर चंदन मित्रा को गोली मार दी है, जिसका अब CCTV फुटेज भी सामने आया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे हथियार के साथ बेखौफ अपराधी ICU में दाखिल होते हैं और गोली मारकर बड़े आराम से फरार हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये भी है, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बढ़ता अपराध किस ओर इशारा कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है बिहार में बढ़ता अपराध एक सोची समझी साजिश है? और ऐसा इसलिए क्योंकि JDU इतने सालों से जंगल राज का हवाला देकर सत्ता पर काबिज है और अब यही आरोप JDU पर लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड मौलाना छांगूर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ईडी ने यूपी से लेकर मुंबई तक छांगूर के 14 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की यह कार्रवाई 100 करोड़ रुपए के विदेशी फंडिंग को लेकर है।
यूपी एटीएस की जांच में मौलाना छांगूर के आतंकी नेटवर्क, संदिग्ध बैंक लेन देन और अवैध धर्मांतरण रैकेट की परतें खुली है, जिसने पूरे देश को चौंका कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के उतरौला क्षेत्र में मौलाना छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के खिलाफ ईडी और यूपी एटीएस ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। ईडी की टीमें लखनऊ से बलरामपुर पहुंची और उतरौला के मधुपुर, रेहरा, माफी, आसिफिया, हाशमी हुसैन कलेक्शन और बाबा ताजुद्दीन कलेक्शन जैसे 12 ठिकानों पर छापेमारी की। मुंबई के बांद्रा और माहिम में शहजादा उर्फ इलियास राइसी की 2 ठिकानों पर भी रेड डाली गई। जांच में पता चला कि शहजादा को नवीन उर्फ जमालुद्दीन के खाते से 2 करोड़ रुपए की संदिग्ध रकम ट्रांसफर की गई, जो हवाला और धर्मांतरण नेटवर्क का है। यूपी एटीएस की जांच के बाद सौंपे गए दस्तावेजों के आधार पर ईडी ने ये कार्रवाई की, जिसमें मौलाना छांगुर के 30 में से 18 बैंक खातों में 68 करोड़ रुपए का लेन देन और 3 महीने में 7 करोड़ की विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ। मौलाना छांगुर का ये रैकेट केवल धर्मांतरण तक सीमित नहीं था। यूपी एटीएस की जांच में आतंकी नेटवर्क के दस्तावेज मिले, जिसमें एक बड़ी इमारत को आतंकी ट्रेनिंग कैंप के रूप में इस्तेमाल करने के सबूत सामने आए। हालांकि ये इमारत कहाँ है, ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। मौलाना छांगुर ने चांद औलिया दरगाह को आधार बनाकर हर साल भव्य उर्स पर आयोजन किया, जिसमें देश विदेश से लोग जुटते थे। इसका मकसद लोगों को लालच और दबाव देकर धर्म परिवर्तन कराना था। जांच में पता चला कि छांगुर ने विदेशी फंडिंग से आलीशान बंगला, शोरूम, फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियां और पुणे में 2 लाख वर्ग फीट जमीन खरीदी। बलरामपुर के मधुपुर में 3 बीघा से अधिक सरकारी जमीन पर बनी उसकी कोठी को प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया, जो कि एक डिग्री कॉलेज के लिए बनाई जा रही थी। मौलाना छांगुर के नेटवर्क में नीतू उर्फ नसरीन और उसके पति नवीन उर्फ जमालुद्दीन अहम किरदार थे। धर्मांतरण गैंग का खुलासा। नीतू उर्फ नसरीन की 8 बैंक खाते मिले। ऑफ इंडिया, पेटीएम, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI, HDFC और नवीन उर्फ जमालुद्दीन के 6 खातों में लेन देन। ताजुद्दीन बुटीक जैसे ट्रस्टों के 8 खातों में करोड़ों की रकम। अल अंसारी एक्सचेंज जैसे खातों से विदेशी फंडिंग होती थी। पहचान छिपाने के लिए फर्जी हिंदू नामों का इस्तेमाल हुआ। नीतू और नवीन 19 बार UAE की यात्रा की। मौलाना छांगुर भी फर्जी पासपोर्ट से दुबई गया। यूपी एटीएस की जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मौलाना छांगुर ने धर्मांतरण के लिए 1000 से 1500 मुस्लिम युवकों की फौज तैयार की थी, जिन्हें पेमेंट देकर काम सौंपा गया। छांगुर का कहां-कहां था नेटवर्क। यूपी में पीलीभीत, लखीमपुर, श्रावस्ती, बहराइच में जाल फैलाया। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में धर्मांतरण का जाल। महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी था जाल। इस तरह मौलाना छांगुर देश भर में जाल फैलाकर लोगों का धर्मांतरण करता था। इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि मौलाना छांगुर कोडवर्ड्स का इस्तेमाल करता था। छांगुर का कोडवर्ड्स काजल लगाना यानी ब्रेन वॉश करना, मिट्टी बदलना यानी धर्म परिवर्तन, नया केस अर्थात नई लड़की, दीदार कराना यानी बाबा के सामने लड़की लाना। इस रैकेट का शिकार ज्यादातर 30 साल से कम उम्र की महिलाएं बनी। खुलासे के बाद मौलाना की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं अब कई महिलाएं खुलकर सामने आ रही हैं और छांगुर की काली करतूत का चिट्ठा खोल रही हैं। मौलाना छांगुर के अवैध धर्मांतरण रैकेट ने न केवल धार्मिक सौहार्द को खतरे में डाला, बल्कि विदेशी फंडिंग और हवाला नेटवर्क के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा को भी चुनौती दी। ईडी और यूपी एटीएस की इस संयुक्त कार्रवाई ने
इस संगठित गिरोह की परतें उघाड़ी है। अब देखना होगा कि जांच कितनी और गहराई तक जाती है और इस नेटवर्क के कितने और लोग सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब आपके और हमारे बच्चे विदेशी आक्रांताओं को महान नहीं बताएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने कक्षा 8वीं के इतिहास की किताबों में बड़ा बदलाव कर दिया है और मुगलों को महान बताने वाली बातों को हटा दिया गया है। जिसकी सच्चाई पिछले 60 सालों से छिपाई जा रही थी, वो सच्चाई अब हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे। लेकिन इस बदलाव को विपक्ष शायद पचा भी नहीं पा रहा। ये रिपोर्ट जरा देखें। देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। किताबों में भी कुछ नए अध्याय जोड़े और घटाए जा रहे हैं, जिससे देश की युवा पीढ़ी इतिहास के काले अध्याय और चरित्र के साथ ही सुनहरे भारत की आजादी के असल नायकों के बारे में पढ़ सके। दरअसल एनसीईआरटी ने कक्षा 8वीं की सोशल साइंस के पार्ट 1 समाज की खोज भारत और उससे आगे को इसी सप्ताह जारी किया, जो चल रहे एकेडमिक ईयर के लिए है। एनसीईआरटी के नए किताबों में से ये पहली किताब है जिसमें छात्रों को दिल्ली सल्तनत और मुगलों के बारे में बताया गया है। इस किताब में कुछ बदलाव भी किए गए हैं और दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल में हुए धार्मिक असहिष्णुता के कई उदाहरण दिए गए हैं। आपको बता दें कि एनसीईआरटी के इस नई किताब में बाबर को एक क्रूर और निर्दयी विजेता बताया गया है। वहीं अकबर के सहिष्णुता और क्रूरता के मिश्रण का जिक्र किया गया है। और औरंगजेब के बारे में बात करें तो उसे मंदिर और गुरुद्वारे को तोड़ने वाला बताया गया है। साथ ही गैर मुस्लिम लोगों पर टैक्स लगाने वाला बताया गया है। वहीं इस नई किताब में 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास को बताने वाले चैप्टर भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण, दिल्ली सल्तनत के उत्थान पतन और उसके प्रतिरोध, विजयनगर साम्राज्य, मुगलों और उनके प्रतिरोध, सिखों के उत्थान पर केंद्रित है। किताबों में किए गए बदलाव के बाद विवाद खड़ा हो, इससे बचने के लिए एनसीईआरटी ने एक तरकीब भी अपनाई है। उसने स्पेशल नोट भी लिखवाया है जिसमें कहा गया है कि पिछले समय की घटनाओं के लिए आज किसी को दोष नहीं देना चाहिए। अब किताब में हुए बदलाव के बाद विपक्ष के साथ कुछ संगठनों ने विवाद खड़ा कर दिया है। वहीं 8वीं की किताब में हुए इस बदलाव से पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। देखिए, दुनिया जानती है औरंगजेब ने मंदिरों को ध्वस्त किया था, तो जो सच्चाई है वह लोगों की आने वाली पीढ़ियों को जानकारी होनी चाहिए। हजारों ब्राह्मणों के जनेऊ उतरवाकर उन्होंने जितना दमन किया था मुगलों ने, उसमें औरंगजेब का नाम तो नंबर 1 के ऊपर है। देखो, मुगलों के चैप्टर इंक्लूड करने का कोई विषय ही नहीं है। विषय है रानी झांसी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, ऐसे वीर सावरकर, इनको इंक्लूड करने की आवश्यकता है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। देश को आज़ाद कराने के लिए कुछ लोगों ने मुगलों से लड़ा, कुछ लोगों ने अंग्रेजों से लड़ा, तभी तो ये आज़ादी, आज स्वतंत्र भारत के अंदर हम खुले आसमान के नीचे बैठकर बात कर रहे हैं। विवाद तो ये होना चाहिए कि 70 वर्षों से ये सब बातें हमारी पीढ़ियों को बताई क्यों नहीं गई? क्यों हमें बताया गया कि अकबर दी ग्रेट थे? क्यों नहीं बताया गया कि अकबर ने 30,000 हिंदुओं का नरसंहार किया था? क्यों नहीं बताया गया था कि अकबर ने कहा था कि काफिरों को अपनी तलवार से हमने शांत कर दिया? हमें क्यों नहीं बताया गया औरंगजेब के बारे में? हमें क्यों नहीं बताया गया बाबर के बारे में, बाबरनामा में जिसमें लिखा हुआ है कि लाखों मंदिर तोड़ दिए गए, जैनों का नरसंहार हुआ, बुद्धों का नरसंहार हुआ? क्यों नहीं बताया गया? अगर ये बात आज बताई जा रही है कि वो क्रूर शासक थे, आक्रांता थे, विदेशी थे, तो गलत क्या है? मेरा तो सवाल ये है कि 70 साल से छुपाया क्यों गया? क्यों छुपाया गया? इतिहास के सच्चाई को क्यों छुपाया गया? क्या हमारे बच्चों को, आने वाले पीढ़ियों को, या जो 70 साल में गुजर गए जैसे मैं ही हूं, मुझे ये जानने का हक नहीं था? क्यों उनके परिदृश्य को अच्छा बताया गया? इससे किसको लाभ हो रहा था और किसको रुझाने की कोशिश थी इनकी? कम्युनलाइज किया जा रहा है। सबसे पहले यह पढ़ाया जाना चाहिए कि बाहर के जो आक्रांता आए सबके सब सफल क्यों हो गए? भारत का इतिहास पराजय का इतिहास है, जाति व्यवस्था की वजह से। तो जाति व्यवस्था से ज़्यादा क्रूर कुछ नहीं हो सकता। आज मुगल आए या बाबर आए तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये पढ़ाया जाना चाहिए। नहीं पढ़ाया जाओगे तो चीन नहीं हो सकते, अमेरिका नहीं हो सकते,
आज भी जाति का जहर इतना अधिक है। पहले अपने आप को ठीक कर लीजिए, सब ठीक ठाक हो जाएगा। यानी एक बात तो तय है कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर विवाद और गहराएगा। लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार रंग रोगन कर जिन मुगलों का इतिहास अब तक पढ़ाया जा रहा था, क्या वो स्याह सच था या फिर सियासी तकरीर लिखकर अब तक गलत इतिहास पढ़ाया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार।